हेलो एंड वेलकम बैक टू BMS प्राण चैनल। हम द्रव्य गुण की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करें जिसमें हम सब द्रव्य कवर करेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 15-20 दिन तक ये ख़त्म कर देंगे। तो ये जो पॉइंट्स दिए गन कुल लैटिनम इसके हिसाब से हम द्रव्य लेंगे। इसमें नोट्स वगैरह नहीं है, तो अगर आपको बनानी है तो आप बना सकते हैं या बस सुनो तो आपका सब कुछ हो जाएगा। तो आज लेंगे हम अम्ल की, और भी लेंगे। तो उसका गण देखेंगे तो चरक, सुश्रुत और भाव प्रकाश। चरक ने इसका व्यवस्थापन और विरेचनोपक बताया, सुश्रुत ने इसका बताया परुषा आदि और त्रिफला, और भाव प्रकाश निघंटु ने हरितक आदि। तो याद कौन से रहते हैं? व्यवस्थापन का काम करती है, तो इसलिए व्यवस्थापक ये चरक ने बताया। त्रिफला में रहती है तो त्रिफला ये सुश्रुत ने बताया, और भाव प्रकाश निघंटु ने हरितक आदि। कुल इसका है एरंडकुल। जो इसकी फैमिली है जो पहले थी वो थी यूफोरबिएसी है, और जो अब नया क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से फाइलेंथेसी है। लैटिन नेम एम्बेलिका ऑफिशिनियालिस या फाइलेंथस एम्बेलिका। क्या क्या बताया? गण कौन सा? चरकनुसार व्यवस्थापन, सुश्रुतनुसार त्रिफला, भाव प्रकाश निघंटु हरितक आदि। कुल कौन सा इसका? एरंडकुल। फैमिली फाइलेंथेसी है। लैटिन नेम एम्बेलिका ऑफिशिनियालिस या फाइलेंथस एम्बेलिका। मॉर्फोलॉजी इसके देखेंगे, इसके डायग्राम भी पूछ सकते हैं, तो ये उसकी मॉर्फोलॉजी। इसका जो साइज़ रहता है वो मीडियम साइज़ का है, 8 to 10 मीटर तक रह सकता है ये। और इसकी जो लीव्स रहती है वो जो इमली रहती है उसके लीव्स के जैसे रहते हैं लेकिन छोटे रहते हैं। इसका जो फल रहता है वो तो सबने देखा ही है, गोल रहता है, उसमें 6 रेखा वगैरह होती है, और उसके अंदर एक बीज रहता है जो कि ऐसे कठिन होता है। और जो इसका जो फ्रूट रहता है वैसा थोड़ा मऊ टाइप रहता है बीज को छोड़ के। इसके जो फ्लावर्स रहते हैं वो येलो कलर के रहते हैं और ये ग्रुप में आते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजी होगी। इसके 2 प्रकार है, एक रानटी है और एक ग्राम्य है। रानटी मतलब ही वन्य है, जो वन में मिलता है। तो वो कैसा रहेगा? वो छोटा आकार में रहेगा, उसकी बीज की साइज़ है वो मोटी ज़्यादा रहेंगी, बड़ी रहेंगी। और जो ग्राम्य है उसमें बीज की साइज छोटी रहेंगी और फल ये थोड़ा बड़ा रहेगा। इसके अभी पर्याय देखते हैं। तो सबसे पहले आमलकी का बेसोनिम देखते हैं। आमलकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मुख्य रस है वो अम्ल है, और उसकी वजह से इसके सब काम होते हैं ज़्यादातर। इसके पर्याय तो धात्री, धात्रीफला, श्रीफला, वृषा, अमृता, अमृतफला, शिवा, शांता, रोचनी, दिव्या और वृत्तफला। अमृता क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमृत समान इसके कार्य रहते हैं। और वृषा क्योंकि वृक्षकर कार्य करती है। उसके बाद धात्री क्योंकि शरीर का धारण करती है, मतलब रसायन कर्म करके। और वृत्तफला क्योंकि फल इसके गोल रहते इसलिए। उसके बाद उसका उपयुक्ता अंग, तो हम इसका फल यूज़ करते हैं जो आंवला रहता है। हाँ, इसमें इसको इंग्लिश में इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, मराठी में आवड़ा बोलते हैं और हिंदी में आंवला बोलते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन तो इसमें क्या क्या रहते हैं? गैलिक एसिड रहता, टैनिक एसिड, उसके बाद डिंक, शर्करा, अल्ब्यूमिन, सेल्यूलोज, विटामिन सी रहता। विटामिन सी जो आमलकी में रहता वो हीट की वजह से ये नहीं होता, नष्ट नहीं होता। उत्पत्ति स्थान तो ये भारत में सब जगह मिलती है। इसका रसपंचक तो इसका जो मुख्य रस है वो तो है अम्ल, और लवण को छोड़ के इसमें 5 ही रस होते हैं। इसका विपाक जो है वो है मधुर, इसका वीर्य है शीत, और इसमें जो गुण रहते हैं वो है लघु और रुक्ष गुण। तो क्या क्या बताए फिर से एक बार? गण इसका है चरक के हिसाब से व्यवस्थापन है, सुश्रुत के हिसाब से त्रिफला, भाव प्रकाश निघंटु के हिसाब से हरितक आदि। कुल इसका है एरंडकुल। फैमिली इसकी है फाइलेंथेसी है। लैटिन नेम इसका है एम्बेलिका ऑफिशिनियालिस या फाइलेंथस एम्बेलिका। इसकी मॉर्फोलॉजी तो बता दी। मीडियम साइज़ का ट्रे रहता है इसका। उसके बाद लीव्स जो है वो इमली के जैसे रहते हैं, फल गोल रहते हैं, उसमें 6 रेखा रहती, सीड रहता है बीच में एक जो कि कठिन रहता है, और फ्लावर्स इसके येलो रहते हैं। अभी हम देखेंगे आमलकी के कार्य। तो उसके दोष पर कार्य कौन से? तो आमलकी त्रिदोष शामक। देखो उसका जो बताया था कि वीर्य उसका है शीत, तो शीत इससे वो करेंगी पित्त का शमन।
उसका गुण जो है लघु वृक्ष, इससे वो करेंगी कफ का शमन। और जो उसका रस है मधुर रस, तो उससे वो करेंगी मतलब मधुर अम्ल रस है तो उससे करेंगी वो वात का शमन। तो ये हो गया मतलब त्रिदोष शामक है। उसके बाद उसके मुख्य कर्म कौन कौन से, तो अम्ल पित्त पे यूज़ होती है, ऊर्ध्वक रक्त पित्त पे, पांडुक अम्ल में यूज़ होती है अमल की, और उसके बाद कफच प्रमेह में यूज़ होती है। और ये एक रसायन द्रव्य है। ये हो गए उसके मेन कर्म। उसके बाद स्थानीन देखेंगे। देखो अगर कहीं पे दाह वगैरह होती है तो अमल की शीत गुणात्मक है, तो इसलिए दाह में यूज़ कर सकते हैं। अमल की बालों के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए वो ऑयल्स में वगैरह यूज़ होते हैं। उसके बाद वो आँखों के लिए भी अच्छी रहते हैं। अगर हम आमल की के ऑयल से अगर हम अभ्यंग करेंगे तो हम जल्दी बुढ़े नहीं होंगे, तो इसलिए वो करते जाना। आमल की से अगर हमारे बाल झड़ रहे या उसके बाद बाल वाइट हो रहे, सफ़ेद हो रहे, तो हम आमल की का यूज़ कर सकते हैं। मतलब आमल की का जो रस रहता है उससे अगर बाल धोए तो जल्दी खालित्य पालित्य नहीं आएगा। उसके बाद कुष्ठ में भी आमल की का यूज़ रहता है। और अगर आँखों की कोई डिसीज़ है तो उसका जो आमल की का स्वरस है वो आँखों में डालते हैं। तो क्या क्या हो गया इसमें, देखो अम्ल पित्त हो गया, ऊर्ध्वक रक्त पित्त हो गया, रसायन हो गया, कफच प्रमेह, पांडु में यूज़ होती है, कामला में यूज़ होती है। उसके बाद दाह प्रशमन करती है, चक्षुष्य है, केश्य है। उसके बाद कुष्ठ में भी यूज़ होती है और वाजीकरण है। ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एक एक स्रोतस के हिसाब से। तो जितने भी द्रव्य दिए उसमें सब में दीपन पाचन का तो दिया ही है, मतलब मैक्सिमम इसमें दिया है। तो सब में पहले जो है अन्न व पुरीश्वा, उसमें क्या लिखना है, दीपन पाचन। दीपन का पाचन करती है इसलिए अग्निबांध्य जो होता है उसमें यूज़फुल है। ये वात का शमन करती है और वात का अनुलोमन करती है, इसलिए जो विबंध रहता है तो इसमें मल का अच्छे से ये बाहर निकालेंगी अनुलोमन होने के कारण। उसके बाद ये रुचिकर भी है और इसलिए इसका अरुचि में यूज़ होता है और आम पाचन भी करती है। और हिपेटाइटिस बी में अमलकी का अच्छा यूज़ होता है। तो आभ्यंतर में अन्न व पुरीश्व में दीपन पाचन करती है, रुचिकर भी है, आम का भी पाचन करती है और अनुलोमन है, इसलिए इसका यूज़ किस में होगा, अग्निमांद्य में, विबंध में, इसमें इसका यूज़ होगा। उसके बाद आम पाचन है, इसलिए अम्ल पित्त में वह आम का पाचन करेंगी और पित्त का शमन करती है, इसलिए भी अम्ल पित्त में उसका यूज़ होता है। उसके बाद जितने भी अम्ल पित्त की लक्षण रहती है, जिससे उसमें भ्रम रहता है, छर्दी रहती है, कंठवृद्राह रहती है या शिरशूल रहती है, तो उसमें ये जो सब लक्षण है वो अम्ल की दूर करते हैं। उसके बाद उदावर्त, उदर रोग और अर्श, इनमें अगर मलावष्टंभ रहता है तो अनुलोमन इस गुण की वजह से उसमें वो यूज़ होती है। रस रक्त वह, तो ज्वर शीतवीर्य की है और पित्त को भी कम करती है, इसलिए ज्वर में ये यूज़फुल रहती है। पित्त का शमन करती है इसलिए रक्त पित्त में यूज़ होती है। और उसके बाद रक्त को शुद्ध करती है, इसलिए ये वर्ण्य भी होती है, मतलब जो त्वचा विकार वगैरह उसमें ये काम करती है और त्वचा का वर्ण ये अच्छा करती है, कॉम्प्लेक्शन। और जो भ्राजक पित्त है उसका भी ये बल बढ़ाती है। कुष्ठ में क्लेद का शोषण करती है, इसलिए वो कुष्ठ में भी यूज़ होती है। और त्वक प्रसादन तो वो करती है। और अगर कुष्ठ में ज़्यादा ऐसे स्त्राव वगैरह या दाह है तो आमल की वो स्त्राव का शोषण करती है और दाह को भी कम करती है, क्योंकि शीतवीर्यात्मक है। पांडुरोग और कामला इनमें भी यूज़फुल है। रक्त पे काम कर रही है तो वो पांडुरोग और कामला में तो काम होंगी, मतलब यूज़फुल होंगी। और मेदो वह, इसमें प्रमेह क्लेद का पाचन करती है और उसका शोधन भी करती है। तो प्रमेह में मुख्य क्या रहता है कि क्लेद ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बहुमूत्रता वगैरह होती है। तो इस आमल की क्या करते हैं, क्लेद का पाचन करते हैं, इसलिए वो प्रमेह में यूज़फुल है। और क्लेद कम होगा तो मूत्र का जो प्रमाण है वो भी कम हो जाएगा। मज्जा वह, तो धात्री ये मेध्य काम करती है, मतलब वो हमारी जो ज्ञानेंद्रिय की शक्ति है वो बढ़ाती है। शुक्रार्त
रसरक्तव, ये वृक्ष रसायन है इसलिए शुक्र का वर्धन करेंगी और जो गर्भाशय दौर्बल्य उसको दूर करती है। श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर है, इसको नष्ट करती है क्योंकि ये वृक्ष गुणात्मक है, कषाय रसात्मक है, इसलिए ये जो क्लेद का है उसका शोषण करती है और जो दुष्ट स्ताव है उसको दूर करती है। रसायन कर्म करती है, मतलब रसायन कैसे करेंगी, वो धातु में शोधन करेंगी और कफादी जो दोष है उनका भी वो शोधन करेंगी और धातु का पोषण करेंगी क्योंकि मधुर रसात्मक है, मधुर वीर्यात्मक है, शीत मधुर रसात्मक है, मधुर विपाकीय और शीत वीर्यात्मक है, इसलिए वो रसायन का कर्म भी करती है। तो क्या क्या देखा हमने इसके कर्म में। तो सबसे पहले स्थानीन में अगर दाह है या चक्षुष मतलब आँखों में डालते या बालों में उसका रस लगाते, कुष्ठ में भी हम लेप्स लगा सकते इसका। और अगर हम इसका अभ्यंग करते तो हमें मतलब हम जल्दी ओल्ड नहीं होंगे। उसके बाद अन्न व पुरुष वह में, उसमें क्या देखा था हमने, रुचिकर है, अग्निमांद्य को दूर करते क्योंकि दीपन पाचन करते और आम का पाचन करते इसलिए अम्ल पित्त में भी, और अनुलोमन है इसलिए मलावष्टंभ भी दूर करती है। उसके बाद अगर विबंध की वजह से अर्श या उदावर्त वगैरह हो रहा है, उदावर्त में अगर ये मलावष्टंभ है तो मलावष्टंभ को दूर करते। उसके बाद रस रक्त वह में ज्वर में यूज़फुल रहती है अमल की क्योंकि शीतवीर्यात्मक है। उसके बाद रक्त पित्त में यूज़ होती है। फिर मांस और मेद वह में कुष्ठ में यूज़फुल रहती है और पांडुरोग और कामला में भी यूज़फुल रहती है। ये तो रस रक्त व स्रोतस का हो गया, पांडु और कामला का, क्योंकि रक्त को अच्छा करती है इसलिए। मेदो वह में प्रमेय में यूज़ होती है। मज्जा वह में ज्ञानेंद्रिय की शक्ति बढ़ाती है। शुक्र आर्तव में कि शुक्रवर्धन करती है और गर्भाशय दौर्बल्य को भी दूर करती है। श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर को ख़त्म करती है। उसके बाद रसायन है, इसकी मात्रा तो स्वरस लेना है 10 to 20 ml, चूर्ण इसका 1 से 2 ग्राम। उसका कल्प आमल की बहुत इसमें आरोग्यवर्धिनी वटी में, च्यवनप्राश में, ब्राह्म रसायन में, आमल के आदि चूर्ण, ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद इसका आमयिक प्रयोग, तो आमयिक प्रयोग में जितने अभी तक बताए वही लिख देना। अगर कफज विकार होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लिखना है कि मध के साथ वगैरह देते। अगर वात का होगा तो ऐसे लिख देना कि घृत के साथ वगैरह देते, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख देना। ये हो गया आमल की का। अभी हम नेक्स्ट प्लांट देखेंगे। तो नेक्स्ट है आरगवत। तो आरगवत का गण कौन सा है, तो चरक सुश्रुत और भाव प्रकाश के हिसाब से देखेंगे। भाव प्रकाश में तो हरित के आदि वर्ग में ही रखा है, आमल की भी वही था। उसके बाद चरक ने कुष्ठग्न, कंडुग्न, तिक्त स्कंद और विरेचन में रखा है और सुश्रुत ने आरगवदादि, श्यामादि और अधोभागर में। तो चरक का याद हो जाएगा, कुष्ठग्न, कंडुग्न और विरेचन करता है तो विरेचन इसमें, और सुश्रुत का आरगवद है इसलिए आरगवदादि। भाव प्रकाश निगंडु का तो हो गया हरित आदि। उसके बाद उसका कुल, तो कुल इसका है एरंड कुल, शिम्बी कुल है इसका। और फैमिली जो है उसकी तो फैबेसिया है। इसका उपकुल भी है, अगर याद हो सके तो वो याद कर लेना। पुती करंज उपकुल है इसका। और इसकी सब फैमिली जो है वो है सिजेल पाइनियोडी। उसके बाद इसका लैटिन नेम, तो लैटिन नेम है कैशिया फिस्टुला। अभी इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो ये है आरगवत के फ्लावर्स और उसमें ये फ्रूट्स दिख रहे हैं, ये लेग्यूम है। ये आरगवत का ट्री है। अभी इसके डायग्राम भी पूछ सकते तो हम डायग्राम भी देखेंगे। तो ये उसकी डायग्राम देखो, 8 to 10 मीटर का रहता है ये। उसके लीव्स जो है वो कंपाउंड रहते। ये पूरा एक लीव्स और ये लीफलेट है उसके। फ्लावर्स इसके येलो कलर के जो अभी दिखाए थे, मंजीरी के स्वरूप के रहते। और जो ये फ्रूट है ये लेग्यूम टाइप है, ये फ्लावर्स है। और जो लेग्यूम रहते अगर ये नहीं रही तो ये हरी कलर की, और अगर
पुरानी होगी तो वो ब्लैकिश कलर में हो जाती है। इसके बीच में फल मज्जा भी रहते, ये फ्रूट को अगर कट कर दिया तो इसमें से फल मज्जा दिखेंगे और बीज भी दिखेंगे, और इसके टेस्ट फिर वो चॉकलेट रहती है उसके टाइप रहती है। तो ये होगी उसकी मॉर्फोलॉजी। फिर अभी नेक्स्ट है हमारे पर्याय। तो आरगवत, इसका बेसोनिम देख लेते हैं। तो आरगवत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रोग का नाश करते हैं इसलिए। और इसके पर्याय कौन से? राजवृक्ष है, स्वर्णक है, स्वर्णभूषण है, शंपाक है, चतुरंगुल, आर्यवत, व्याधिघात, कृतमाल, दीर्घफल। राजवृक्ष क्योंकि बड़ा वृक्ष है और सुंदर भी दिखते इसलिए राजवृक्ष। शंपाक क्योंकि उसके फल यूजफुल रहते। चतुरंगुल, चतुर अंगुल मतलब 4 अंगुले लंबे उसके फल। आर्यवत मतलब मल का शोधन करते इसलिए। व्याधिघात क्योंकि रोग को दूर करता है। कृत माल, माल मतलब माला, उनके फूल ऐसे लगते जैसे माला है कोई। स्वर्णक, स्वर्णभूषण, ये उसके फूल को स्वर्ण की उपमा दी है, या तो कलर से या फिर वो सुंदर दिखते इसलिए। दीर्घफल, दीर्घ मतलब लंबे फल उसके रहते इसलिए। फिर नेक्स्ट है उपयुक्तांग। तो उपयुक्तांग उसका फल तो है ही, उसके साथ मूल भी है, पत्र भी और फूल भी है। उसका केमिकल कंपोजिशन, तो केमिकल कंपोजिशन एक याद रखना है कि एंथ्राक्विनोन, ये इसका इम्पोर्टेंट वाला है। उसके बाद इसमें पेक्टिन है, कैल्शियम ऑक्सैलेट है, क्षार है मतलब अल्कली है, शुगर है, पिच्छिल द्रव्य है, ग्लूटीन है, ये केमिकल कंपोजिशन। उसके बाद उसका उत्पत्ति स्थान, तो भारत में सब जगह हमें देखने को मिलता है। रसपंचक, तो रस मेन वाला जो याद रखना है वो है उसका रस मधुर है, विपाक मधुर है, वीर्य शीत है, और गुण जो है उसके गुरु है, मृदु है और स्निग्ध है। जो हरितकी के गुण थे वो थे रघु और रुक्ष, इसके गुरु मृदु और स्निग्ध है। उसके बाद ये तो हो गया उसका नॉर्मल वाला। जो धन्वंतरी निघंटु ने वीर्य जो मैंने शीत बताया वो उन्होंने उष्ण बताया। और जो रस है तो रस भी मधुर और तिक्त बताए है राज निघंटु ने। उसके बाद जो पुष्प रहता, तो पुष्प में भी कलर रस जो है वो मधुर, कषाय और तिक्त बताए हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि उसका रस मधुर है, विपाक मधुर है, वीर्य शीत है और गुण गुरु मृदु और स्निग्ध है, ये याद रखना है। बाकी नहीं भी याद रहा तो भी चलता। उसके बाद उसका अभी कार्य, तो उसका कार्य मेन तो ये स्त्रंसन द्रव्य। उसके बाद शूल में भी यूजफुल है, वेदना में भी और कुष्ठ में भी। तो शूल जितने भी है जैसे व्रण शूल है, शोथ में तो शोथ जितने भी है, व्रण शोथ है, ग्रंथि शोथ है, उसमें यूजफुल है। और वेदना शूल इसमें भी है, तो वेदना में आमवात में वेदना होती है, वात रक्त में वेदना होती है। और ये पित्त का भी शमन करता है, तो आमवात और वात रक्त मतलब पित्त वात का दोनों का शमन करता है, तो इसमें यूजफुल है। और दोष से देखेंगे तो त्रिदोष शामक ही है, वात और पित्त का तो शमन करता है और कफ का भी शोधन करता है, इसलिए त्रिदोष शामक है। स्थानीन हो गया। अभी आभ्यंतर से देखेंगे। स्थानीन में एक और है कि अगर मुख में अगर पित्तज रोग होते तो उसमें भी हम गंडूश या कवल धारण करके इसका यूज़ कर सकते। बाकी कुष्ठ में तो लेप लगा ही सकते, और वेदना वगैरह या शोथ जहाँ भी है वहाँ पे भी हम लेप लगा सकते हैं। आभ्यंतर में अन्न व पुरीश्व में देखेंगे तो इसमें ये विरेचन करता है, स्त्रंसन द्रव्य। तो अरुचि है या उदावर्त है या कोई भी ऐसे डिसीज़ है जिसमें हमें मल का शोधन करना है या दोषों का शोधन करना है, तो उसमें ये यूज़फुल है। उसके बाद प्राणवह में देखो मधुर है और स्निग्ध है, इसलिए ये क्या करता है, प्राणवह जो स्त्रोतस है उनमें मार्दवता उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कफ जो है वो जल्दी से वहाँ से निकलता है, इसलिए ये शुष्क कास है उसमें यूज़ होता है। वात का शमन करता है, इसलिए वातश्वास में ये यूज़फुल है। उसके बाद रस रक्तवह, तो पित्त का शमन करता है, इसलिए रक्त को भी शुद्ध करेगा, तो रक्त शुद्धि करे, इसलिए रक्त पित्त में यूज़ होता है, वात रक्त में यूज़ होता है। और रक्ताया तो कामला इसमें भी यूज़ होता है, रक्त को शुद्ध करता है, इसलिए हृदरोग में भी यूज़फुल है।
उसके बाद ये कोष्ठ को भी शुद्ध करता है, क्योंकि कोष्ठ में से मतलब विरेचन कर रहा है तो कोष्ठ में से मल और दोषों का शोधन करेंगे, तो ज्वर में भी ये यूज़फुल है। ज्वर में, ब्लैक वाटर फीवर में ये यूज़फुल है। उसके बाद मांस और मेदवा, इसमें कुष्ठ और कुष्ठ से रिलेटेड जितने भी है, जैसे दद्रु हो गया, विचर्चिका हो गया या गंडमाला वगैरह हो गया, तो इसमें ये यूज़फुल है, क्योंकि ये मतलब पित्त पित्त का शोधन कर रहा है। तो त्वचा में जो दाहा वगैरह या कंडुए, जो भी पित्त से रिलेटेड जो भी लक्षण है, तो वो ठीक करेंगे, इसलिए वो कुष्ठ में वगैरह यूज़फुल होता है। मूत्रवह स्त्रोतस, मूत्रवह स्त्रोतस में मूत्रकृच्छ में इसका यूज़ होता है। मूत्रकृच्छ में क्या होता है, स्त्रोतरोध होता है, जिसकी वजह से अल्प प्रमाण में मूत्र प्रवृत्ति होती है और वेदना युक्त मूत्र प्रवृत्ति और बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो आरगवत का मेन काम ही है कि वो विरेचन, स्त्रंसन द्रव्य, तो वो स्त्रोतरोध दूर करेगा, जिससे कि मूत्रकृच्छ ठीक हो जाएगा। ये हो गया उसके कार्य। तो कार्य क्या क्या देखे हमने, वेदना में, शोथ में, कुष्ठ में। उसके बाद विरेचन करता है, तो अरुचि है, उदावर्त, शूल, यकृत शोथ, कामला, इन सब में मलशोधनार्थ उसका यूज़ है। उसके बाद प्राणवह में देखा हमने कि शुष्क कास और वातश्वास में यूज़ होता है। रसरक्तवह में देखा कि वृद्रोग, रक्तपित्त, वातरक्त, कामला, इनमें यूज़ होता है। ज्वर में यूज़ होता है। मांस और मेदवह में, कुष्ठ में, गंडमाला में, और मूत्रवह में मूत्रकृच्छ में। उसके बाद है इसकी मात्रा। तो नॉर्मल यूज़ के लिए, मतलब औषधि यूज़ के लिए इसका चूर्ण 5 to 10 ग्राम है और विरेचनार्थ 25 to 50 है। उसके बाद अगर इसका क्वाथ करा तो वो है 40 to 60 मिलीलीटर। इसके कल्प आरगवदादि लेह, आरगवदादि तेल और आरगवद अरिष्ट, ये हो गया हमारा आरगवद। इसके आमयिक प्रयोग तो अभी जितने बताए वही लिख सकते।